Good morning, student. This is Shai sir with your economics classes. Students, our topic is uh, what happens if aggregate supply is more than aggregate demand. You know, our last chapter is our last topic is aggregate demand and aggregate supply approach and equilibrium. यही हमने रीड किया था. अब क्वेश्चन बनता है कि what happened if aggregate supply is more than aggregate demand. वो कह रहा है क्या होगा इस सिचुएशन में, संतुलन जो हमारा बना था. और उन्होंने बताया कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा. बट वो कह रहा है कि हमारी दो अप्रोच हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की. एक तो एग्रीगेट डिमांड और इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, दूसरा था आई इज इक्वल टू एस. तो हम इन दोनों अप्रोचों से पढ़ेंगे. तो पहला हमने ये किया था कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ दोनों बराबर हो जाएंगे तो वहाँ हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा. बट व्हाट हैपन्स इफ एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड. तो इसमें क्या होगा बेटा, सीधा ये है कि अगर एग्रीगेट डिमांड सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से अधिक हो गई तो क्या होगा. देखिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आपको, उसके द्वारा मैं आपको समझाता हूँ. ओ एक्स ओ वाई, यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई को ले लेते हैं, यहाँ हम एम्प्लॉयमेंट को ले लेते हैं. एम्प्लॉयमेंट या इनकम को ले सकते हैं हम, क्योंकि इनकम और एम्प्लॉय दोनों एम्प्लॉयमेंट बढ़ने पर इनकम बढ़ती है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है. तो हमने कहा था कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो यहाँ से शुरू होती है. एग्रीगेट डिमांड यहाँ से शुरू होती है हमारी, और एग्रीगेट सप्लाई जो थे वो हमारी यहाँ से शुरू होती है. ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको रीज़न बताया था. ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है. तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया हमारा. ये एग्रीगेट डिमांड यहाँ से इसलिए शुरू होती है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड होती है इसके अंदर सी प्लस आई होती है. यानी एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट हैं वो सी प्लस आई है, यानी कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट को तो हम स्थिर मान लेते हैं, ये मान लिया हमने, ये ऑटोनोमस चलता रहता है आई जो इन्वेस्टमेंट है. लेकिन जो सी होता है हमारा वो हमारा जीरो से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि हमारी इनकम अगर जीरो है तब भी हम जीने के लिए कुछ ना कुछ तो यूज़ करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, इसलिए सी हमारा ऊपर से स्टार्ट होता है. और जो एग्रीगेट सप्लाई हमारी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई के अंदर जो कंपोनेंट शामिल होते हैं वो एस प्लस सी होता है, यानी सी फॉर कंजम्पशन एस. तो मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, सिद्ध की थी पीछे कि सी दोनों में कॉमन होता है, इसलिए हमारी एस और आई वाली अप्रोच भी हो जाती है. तो बेटा इसलिए एग्रीगेट सप्लाई जो डिपेंड करती है हमारी, वो डिपेंड करती है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर. अगर एम्प्लॉयमेंट जीरो तो एग्रीगेट सप्लाई जीरो, क्योंकि जब रोज़गार के साधन ही नहीं लगाए हैं तो उत्पादन कहाँ से होगा. इसलिए अगर एम्प्लॉयमेंट जीरो है तो एग्रीगेट सप्लाई जीरो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट और बढ़ा, इस तरह से. और ये तब तक बढ़ता रहता है जहाँ पर हमारा पूर्ण रोजगार संतुलन स्थापित नहीं हो जाता, यानी जितने लोग रोजगार करने लायक हैं वहाँ तक. मान लीजिए हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है तो यहाँ तक हम अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड. ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा. लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन उठाया तो उन्होंने कहा कि व्हाट हैपन्स इफ एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड से अगर अधिक होगी तो क्या होगा. कीमत हमारी ये निर्धारित हो गई थी यहाँ पर पी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पर बराबर है, यानी इतनी कीमत पर इतनी डिमांड हो रही थी, इतनी सप्लाई हो रही थी और इतने लोगों को रोजगार मिल रहा था. अब बात हुई कि एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन, एग्रीगेट सप्लाई अगर ऊपर चली जाती है, यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई हो रही है हमारे पास, एग्रीगेट सप्लाई है तो एग्रीगेट डिमांड. अब क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई जब ज़्यादा होगी तो एग्रीगेट डिमांड जो है नहीं और एग्रीगेट सप्लाई यानी हमने पूर्ति ज़्यादा कर दी. अब क्या होगा कि जब पूर्ति ज़्यादा होती है और डिमांड नहीं होती है तो जो सेक्टर बच रहा है, ये डिमांड और ये उपराई, इस पॉइंट पे हम आ जाते हैं. मान लीजिए तो ये वाला जो पॉइंट है, इतनी हमारे पास जो माल बना हुआ है वो अनसोल्ड रह जाएगा, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी टेंड टू बी एक्सीड देयर डिमांड.
डिमांड से ज़्यादा अगर सप्लाई हो गई तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट सम ऑफ गुड्स वुड रिमाइन अनसोल्ड, तो हमारी कुछ चीज़ें जो हैं वो बगैर बिके रह जाएंगी। तो फिर हम क्या करेंगे, तो ऑन दिस सिचुएशन टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक, यानी हम इस सिचुएशन में अपने अनवांटेड स्टॉक, जो हमारे अनवांटेड स्टॉक का मतलब होता है जो हमारी इच्छा के बगैर बढ़ जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए द प्रोड्यूसर्स विल प्लान ए कट टू प्रोडक्शन। तो सीधी बात है, जो उत्पादक करता है वो अपने माल के उत्पादन में कमी करेगा, तो जब उत्पादन में कमी करेगा तो रोजगार, कुछ लोगों को हटाएगा रोजगार के लिए, सीधी बात है। तो कंसिक्वेंटली जब उसको उत्पादन कम होगा तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वुड रिड्यूस टू बिकेम इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, वो वापस यहाँ आ जाएगी और वो संतुलन स्थापित हो जाएगा, नया संतुलन स्थापित हो जाएगा। इस तरह से मैं इसको एक डायग्राम द्वारा समझा सकता हूँ आपको। मान लीजिए हमारा एग्रीगेट डिमांड ऐसी होती है, एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि सप्लाई हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और एग्रीगेट डिमांड का कीमत के साथ उल्टा संबंध होता है, तो जहाँ पर संतुलन हो जाता है इस तरह से। तो अगर मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गई, एग्रीगेट सप्लाई जब बढ़ती है तो दाएं तरफ से रखती है, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई हो गया। तो यहाँ डिमांड को इस पर काट रही है, तो सीधी बात है कि डिमांड हमारी इतनी अगर हम बात करते हैं इसी डिमांड के ऊपर, तो ये वाला OX एग्रीगेट जो हमारी सप्लाई इधर चली जाएगी, तो जो हमारा एग्रीगेट ये डिमांड थी उसको यहाँ काट रही है, तो ऑब्वियसली कीमत कम हो जाएगी। पहले कीमत ये थी, अब कीमत कम हो जाएगी क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई है और डिमांड कम है, तो जो बगैर बिके माल हमारा रह जाता है। क्योंकि अगर हम उसी डिमांड वक्र पर लेते हैं तो उस डिमांड वक्र पर जो सप्लाई बढ़ी है, लोगों की डिमांड तो बढ़ी नहीं है, तो इतना वो बगैर बिके जो माल रह जाएगा उसको कम करने के लिए उसको प्रोडक्शन में या तो कीमत कम करके उसको जो अनवांटेड स्टॉक उसको क्लियर करना पड़ेगा, या फिर अपने प्रोडक्शंस को कम करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन कम करके, जब प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है बेटा, वो कह रहा है कि अगर इफ एग्रीगेट, वो कह रहा है कि व्हाट हैपन इफ एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो सेम होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा कि व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड, तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी टेंड टू बी लेस देन देयर डिमांड। इसका मतलब जितनी हमारे पास डिमांड हो रही थी सप्लाई उससे कम है। तो जब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो जिन लोगों को माल नहीं मिल रहा है वो लोग क्या करते हैं, जो है उसको ब्लैक में सेल करेंगे। तो ब्लैक में वो हाई कीमत, तो प्राइस बढ़ जाएगा। जब बढ़ता है प्राइस तो ज़्यादा प्रॉफिट देता है, और जब ज़्यादा प्रॉफिट देता है तो प्रोड्यूसर जो है उत्पादन को बढ़ाता है, तो नए एम्प्लॉयमेंट के जो जनरेट करता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको रोजगार देता है और उत्पादन बढ़ जाता है। उसके बाद वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता है। इस तरह से वो शॉर्ट रन में हमारा इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। तो वही कह रहा है कि टू एग्जैक्टिंग स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर वुड बी सोल्ड एंड आउट द प्रोड्यूसर वुड सफर द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। यानी अनफुलफिल्ड डिमांड का मतलब पूरी जो डिमांड उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, द प्रोड्यूसर वुड प्लान ग्रेटर अवॉइड द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, द प्रोड्यूसर वुड प्लान ग्रेटर प्रोडक्शन, ज़्यादा उत्पादन करने की वो प्लान करेगा, एज वुड, और जब ज़्यादा उत्पादन करेगा तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वुड इंक्रीज टू बिकेम इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से दिस इज हाउ एज कन्वर्ज विद एग्रीगेट डिमांड। तो दोज इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड थ्रू ए चेंज इन आउटपुट और ए चेंज इन वाई में परिवर्तन करके ये हो जाता है। तो ये हमारी अप्रोच थी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की। दूसरी अप्रोच हमारी ए और यानी आई इज इक्वल टू एस। तो ये हम आपको कल रीड करेंगे बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।